सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि काम आपको पता है शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, काम आपको पता है शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। अशोक लीलैंड जो एक कंपनी है सर, इसकी नज़र आज ये शेयर जिस भी मुकाम पर है तो उस रेट के हिसाब से हमारी वीडियो कभी भी नहीं बनती। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी वीडियो बनती है, ये कम दिमाग वालों का गेम ही नहीं है शेयर मार्केट में। आपको बता दूं, बहुत चालाक बनना पड़ेगा। जितना ज़्यादा चालाक आप मार्केट में बन सकते हैं। कोई भी शेयरों के ऊपर, अगर कोई भी सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई है तो मैंने उसके पहलू समझाए हैं। मैंने कभी भी वो चीज़ें आपको नहीं बताई कि मैंने किसी शेयर के ऊपर वीडियो 50 किलोमीटर की सड़क है, वो चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। बड़े बड़े लोगों की चीज़ें आपको तुरंत अगले दिन होते हुए नहीं दिखेगी, ये ध्यान रखना। नहीं दिख सकती, यानी कि हमने वहाँ जाकर कुछ देखा तो वहाँ पर एक गड्ढा है। अब हमने अपने किसी दोस्त को या अपनी फैमिली के मेंबर को बताया, भैया उस सड़क पर गड्ढा है, उस सड़क पर मत जाना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की, बात करेंगे IREDA इड़ा की, और बात करेंगे सर जो ये खनन वाली कंपनियां होती हैं उसके लिए सरकार की क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या सरकार उसके अंदर फेरबदल कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि यस बैंक सर आज थोड़ा सा ऊपर चला गया है ना, तो उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। इन सब की बातचीत करने से पहले थोड़ा सा हमें ये समझना है कि जो भी बड़ा बड़ा व्यक्ति हमारे सामने अपनी एनालाइज करके जाता है और वो एक ऐसे महत्वपूर्ण चैनल यानी कि एक प्रमुख चैनल के अंदर कुछ चीज़ें बताए और उस पर भी हमें थोड़ा सा तो अमल करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ विजय केडिया साहब की, और ये इसलिए भी है क्योंकि जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर बहुत अहम बातें हैं, पर वो अभी हमारे सामने हो नहीं रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, कि जो चीज़ें हम अपने द्वारा करते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं, उसके तरीके हम समझते हैं, तो वो एक ऐसी विधि है कि अगर मान लो एक सड़क है और हमने अपनी एनालाइज यानी कि हमने वहाँ जाकर कुछ देखा तो वहाँ पर एक गड्ढा है। अब हमने अपने किसी दोस्त को या अपनी फैमिली के मेंबर को बताया, भैया उस सड़क पर गड्ढा है, उस सड़क पर मत जाना। अब क्या होगा, वो सड़क जो है शॉर्टकट है और वो आपको हाईवे से मिला देती है और वहाँ पर आपका समय बच जाता है। पर आपको ये पता है ना कि वहाँ पर एक गड्ढा है, क्योंकि हमने एनालाइज अपने सब कुछ देखकर बता रखा है। पर ये तो नहीं कि थोड़ा सा 1 किलोमीटर गए वो गड्ढा आ जाएगा, 2 किलोमीटर गए गड्ढा आ जाएगा। 50 किलोमीटर की सड़क है, अब वो गड्ढा 1 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की चीज़ों के साथ कहीं भी आ सकता है, पर वो आएगा। अब उसके अंदर आपको देखना है कि आप कितना सफ़र तय कर रहे हैं, ये सोचकर कि गड्ढा नहीं आएगा। और जो लोग इस सोच के साथ बैठे हैं, भैया गड्ढा आ जाएगा मैं नहीं जाऊंगा, तो कौन बचेगा इसके अंदर? जो नहीं जाएगा। विजय केडिया साहब जी का वो इंटरव्यू मैं भूल नहीं सकता, और आपको मैं फिर याद दिला रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जो बाज़ार में अफरा तफरी का चीज़ें हैं, इसका अंत जो है ना बड़ा ख़राब होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो एक भी नया पैसा इस मार्केट में लगाने की चीज़ों के साथ नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। भगदड़ जैसी चीज़ें चल रही हैं, उत्साह का कुछ चीज़ नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आपको समझना है कि 50 किलोमीटर की सड़क है, वो चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। बड़े बड़े लोगों की चीज़ें आपको तुरंत अगले दिन होते हुए नहीं दिखेगी, ये ध्यान रखना। नहीं दिख सकती भैया, एक आधी दिख जाएगी पर नहीं दिख सकती। वो कब दिखेगी? जब आप भूल जाएंगे कि गिरावट होने वाली है, वो तब होंगी, और तब आपको वो चीज़ें याद आएंगी। इसलिए खुद को सबसे पहले बाजार में बचाने की स्थितियों के साथ वर्क करना है, और बड़े बड़े एनालाइज करने वाली चीज़ें जो कह रहे हैं उस पर भी हमें मैंने दोबारा इसलिए चीज़ें बताया क्योंकि बढ़ती बढ़ती मार्केट में सबको चीज़ें अच्छी लगती हैं। वजूद वाले शेयर अगर आपके पास हैं, भैया जिनका वजूद है, वो अगर आपके पास शेयर हैं, उसके अंदर उम्मीदें आपकी लंबे समय की होनी चाहिए। मैं आपको फिर भी एक चीज़ बता दूं,
है ना। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। अभी बीते दिनों मैंने आपको एक चीज़ें समझाई थी कि जब भी हम किसी शेयर से प्रॉफिट ले लें या काफ़ी दिनों बाद हमने प्रॉफिट लिया या जल्दबाजी में प्रॉफिट लिया, तो अचानक से अगले दिन या उसी टाइम पूरी अमाउंट किसी भी शेयर में नहीं लगानी है, या उसी शेयर को लेना है या किसी और शेयर को, पूरी अमाउंट नहीं लगानी है, बचाना है। मैंने एक आपको टॉपिक 7 मिनट का बचाने पर रखा था, उस चीज़ को आप समझें। जब आप बचाने पे लग जाते हैं तो आपने मनी को बचाया है। आज ही खरीद के फिर से खरीदना, ये तो एक गाड़ी हो गई है, और रेलगाड़ी याद रखना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है पर वापस भी आती है। ये बात आप समझ कर रखना। इसलिए शेयरों के अंदर ज़िंदगी में बातों को, चीज़ों को समझने की शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ बचा नहीं रहे हैं तो कुछ भी मार्केट में पा नहीं रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट में लगे हैं। तो वो लंबा समय होना चाहिए। सिप कर रहे हैं वो लंबा समय होना चाहिए। कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं लंबा समय होना चाहिए। शॉर्ट टर्म भी कर रहे हैं अच्छे शेयरों में होना चाहिए। और मैंने आपको एक चीज़ें बताई थी, अगर हमें फंसना है तो अच्छे शेयरों में फंसना है, बेकार शेयरों में फंस के टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ तो शेयर चलते जाएंगे, उतरते जाएंगे, चलते जाएंगे, उतरते जाएंगे। इस विधि को समझना, कहाँ प्रॉफिट, कहाँ चीज़ें करनी है। और मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो हमेशा आपका पैसा मार्केट में लगा रहता है, और जब मार्केट कभी आपको डोलती हुई दिखाई दी तो आप अपने को फंसे हुए देखने को मिलते, तो वहाँ बचाना शुरू कर दो। देखो सर, मैंने कोई भी शेयरों के ऊपर, अगर कोई भी सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई है तो मैंने उसके पहलू समझाए हैं। मैंने कभी भी वो चीज़ें आपको नहीं बताई कि मैंने किसी शेयर के ऊपर वीडियो बनाकर आपको ये कह दिया हो कि ये शेयर यहाँ तक के जाएगा, यहाँ खरीद लो। कभी नहीं कहा। उठाकर आज मेरी आप वीडियो देख सकते हो। कल तूनी टेक्सटाइल पर पहली बार वीडियो बनाई, क्योंकि वो मेरे ज्वाइन मेंबर ने कहा था वीडियो बनाने के लिए। मैंने उसकी अच्छाई, बुराई, रणनीतियाँ, सेल की रणनीतियाँ, हर एक चीज़ बताई है। अब आपको ऑब्जर्व करना है वो चीज़ें क्या हैं। जब हम बाजार की स्थितियों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो आगे जाकर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। रामू का आपका काम पता है, रामू का आपका उसका नाम पता है, तो तभी आप उसके बारे में जानते हो। अगर एक व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, पर उसका नाम तो रामू है, पर वो आपको नहीं पता है, तो आपको कैसे पता लगेगा? जब आप उसके बारे में जानोगे और किसी से उसके बारे में सुनोगे। तो अब आपको देखना है कि रामू के अंदर क्वालिटी क्या है। तो ये वो चीज़ है शेयर मार्केट। ये बड़ी अलग तरीके से वीडियो बनाता हूँ भैया, ये कम दिमाग वालों का गेम ही नहीं है शेयर मार्केट में, आपको बता दूँ। यहाँ बहुत चालाक बनना पड़ेगा। जितना ज़्यादा चालाक आप मार्केट में बन सकते हैं, खुद को बचाने के लिए कह रहा हूँ, उतना ज़्यादा आप ज़िंदगी में अच्छे होकर जाएंगे। ONGC जब हमने चीज़ों उसके बारे में समझाई तो वो उस टाइम भागा। फिर 4 तारीख को जो मार्केट गिरी वो आप सबको पता है, सब डर गए, सर ये तो टेंशन आ गई। हमने काम ही नहीं समझे। मैं उसके LNG आपके चीज़ें समझा रहा हूँ, उसकी अलग अलग रणनीतियाँ उसको समझा रहा हूँ, पर हमने काम नहीं समझे। आज शेयर 322 रुपये में है, क्या वो ऐसे ही उछलते हुए चला गया? जब बीते दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि 2 लाख करोड़ रुपए अपने को पूर्णतया ढाल रहा है। भैया वजूद नहीं समझ रहे हम। ये तो बहुत अच्छी हमारी किस्मत है कि हम एक साथ हैं, कि हमें कुछ अलग इतने कम समय में रणनीतियाँ बनाने को मिल रहा है। 4 साल होने वाले हैं, इतने कम समय में रणनीतियाँ हम शेयर मार्केट की बना रहे हैं। भैया जो ये रणनीतियाँ 15-15 साल में आती है लोगों के अंदर, हमारे अंदर पहले ही भगवान ने दे दी है। ये क्यों दे दिए? क्योंकि हमें अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना है। पेट्रोनेट LNG देखो, क्या पेट्रोनेट LNG के बारे में कुछ आयात वाली चीज़ें नहीं समझाई थी? पर हम तो कहते ही नहीं खरीदने बेचने के लिए। भैया वजूद वाले शेयर है ना। तो थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करना है, और थोड़ा सा विजय केडिया साहब के ऊपर भी हमें समझना है, और थोड़ा सा समझना है इरड़ा के ऊपर। देखो इरड़ा आपको पता ही है, नवकरणीय ऊर्जा के लिए, अच्छी परियोजना के लिए पैसा जो है लोन पर वो देता है। यानी कि NBFC एक कंपनी है जो पूर्णतया ग्रीन एनर्जी की तरफ अपनी कदमों को देख रहा है। अब हमारे ग्रीन एनर्जी के जो लक्ष्य हैं 500 गीगावाट के, वो हमारे लक्ष्य हैं 2030 के। अभी 2024 चल रहा है, 2024 और 6 में 6 साल का अभी अंतर है।
तो इन 6 साल के अंदर शेयर के अंदर निगेटिव पॉजिटिव सब उथल पुथल चलता रहेगा। ये एक पार्ट हो गया है ज़िंदगी का और लाइफ का, है ना। ये पार्ट हो गया हमारे शेयर मार्केट का भैया। एक अगर कंपनी अपने में प्रोग्रेस कर रही है तो उसमें कुछ निगेटिव भी हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव भी हो जाएगा। उन हालातों में, उन सिचुएशंस में चलकर वो आगे की तरफ बढ़ेगी। अभी तक के इरड़ा के शेयर आपको काफ़ी तेज़ी के संकेतों के साथ मिले हैं और पूर्णतया मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लक्ष्य 2030 के हैं, उसके लिए लोन बांटने की व्यवस्थाओं के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन की अपनी व्यवस्थाओं में आगे बढ़ेगा। तो रखने वाला शेयर काफ़ी सालों का ये शेयर तो बन जाता है, क्योंकि नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियां हमारे देश में 2030 के बाद भी लक्ष्य बनते जाएंगे तो वहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी। पर लगातार शेयर का भागना ये भी एक ऐसी सोच है कि जो भी कंपनी कर रही है फिर तो उसकी हमें बैलेंस शीट देखनी चाहिए, उस ग्रोथ के हिसाब वो चीज़ें होती हैं। मैं तभी आपको बताता हूँ, शेयर जब भाग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने काम की वजह से, अपनी बैलेंस शीट को अच्छे वजह से भाग रहा है। कुछ होती हैं ऐसी न्यूज़ जो शेयरों को भगा देती हैं। पर एक न्यूज़ देखने को मिली जहाँ पर एक विश्लेषक यानी कि फिलिप कैपिटल ने एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करी, वो इरड़ा के लिए करी। वो करीब 58% तक की गिरावट इरड़ा के अंदर वो देख रहे हैं और उनका जो लक्ष्य 110 रुपये करीब का था, 130 रुपये करीब का उनका लक्ष्य है। यानी कि अब बिक्री का उनका चीज़ें हैं जो यहाँ पर 130 तक भी शेयर आ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, मैं आपको फिर बता दूँ, मैं तो रणनीतियाँ इसकी लंबे समय के लिए चीज़ें आपको बताई हैं। पर एक न्यूज़ देखने को मिली जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ये एक इरड़ा के बढ़ते कदमों के अंदर रुकावट पैदा कर रहा है कि 56 से 60% के बीच में इतनी बड़ी गिरावट, 56 मान लो, 56%, इतनी बड़ी गिरावट, वो भी इरड़ा के शेयर में जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, जो नवकरणीय ऊर्जा के लिए लोन भी देता है। भैया एक चीज़ समझो, उन्होंने कहा है कि आय में वृद्धि और ऋण वृद्धि जो है आपस में तालमेल नहीं खा रहे हैं। ऋण ज़्यादा हो रहा है, आय में वृद्धि तो हो रही, पर वो तालमेल नहीं खा रहे हैं, तो इस कारण असमंजस में है। तो ये भी एक उनकी एक सोच पर आधारित चीज़ें हो रही हैं, जो देख रहे हैं कि भाई आय की वृद्धि के साथ ऋण में जो वृद्धि हो रही है उसके अंदर तालमेल ना खाने के अंदर, इसलिए उन्होंने सेल की रेटिंग यानी कि भैया 130 के टारगेट, अभी तो शेयर 300 रुपये करीब का आपको देखने को मिल रहा है। तो समझ कर चलिए कि जो ज़्यादा शेयर भाग जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा भागेगा, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा गिरेगा, पर ज़रूरी है कि आप उस शेयर के अंदर किस चीज़ों के अनुसार बैठे हो। क्या तेज़ी के अनुसार अगर आप कोई से भी शेयर में बैठे हो तो वो हमारे लिए घातक साबित। तेज़ी के साथ, जल्दबाजी में तेज़ी वाले शेयरों को पकड़ने की स्थितियों के साथ कोई सा भी शेयर आएगा, चाहे वो कोई से ग्रुप का हो, वो निगेटिव ही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमने सिर्फ तेज़ी को देखकर वो चीज़ें की हैं। तो उस चीज़ को भी आपको समझना है। ये उन्होंने कह दिया भैया आय की वृद्धि और ऋण की वृद्धि आपस में तालमेल नहीं खा रही है, तो लाजमी ये चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो एक चीज़ आप समझेंगे कि अभी आपको पता है कि देश में महत्वपूर्ण खनिज जो हैं उसको निकालने के लिए निविदाएं, नीलामी की चीज़ें हैं। जो महत्वपूर्ण खनिज जो हम बाहर से आयात भी करते हैं, वो देश में भी कई कई ब्लॉकों के अंदर वो खनिज हैं जो महत्वपूर्ण है, जो गहराई के अंदर है। अब इसे निकालने के लिए व्यक्तिगत खननकर्ताओं वाली एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर उन कंपनियों को इसके अंदर हम फोकस में ला सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक हो गया, वेदांता हो गया, हिंडाल्को हो गया, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया। इसी तरीके से अन्य जो खनन की चीज़ों के साथ कंपनियां वर्क करती हैं, उसके अंदर एक चीज़ रूपरेखा देखने की तैयारी हो गई है। मैंने आपको क्या कहा कि जब तक कि हम चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक कि हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो बारीकियां हमें समझनी पड़ेगी कि क्या ऐसा काम केंद्र सरकार कर रहा है जिसकी वजह से जो व्यक्तिगत खननकर्ता होते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट भी हो सकता है। पहले जो भी स्वीकृत इस तरीके से खननकर्ताओं के लिए चीज़ें थी, 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से चीज़ें हुआ करती थी। अब केंद्र सरकार इसको 4 गुना से भी बढ़ाकर, यानी कि जो पहले स्वीकृत खननकर्ताओं के लिए जो चीज़ें थी 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, यानी उसी दौरान उसके अंदर ही वो ये काम कर सकते थे।
पर जिस तरीके से नीलामियों के बावजूद भी वो नीलामियां नहीं मिल पाई, बोलियां नहीं मिल पाई, तो इसके लिए बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने थोड़ी फेरबदल की है। जहां पहले 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ही चीज़ें देखनी पड़ती थी, अब इसे बढ़ाकर करीब 50 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है ना। तो इस तरह से एक क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। यहाँ से क्या होगा, जो इस तरीके की कंपनियां हैं जो खनन के ऊपर भाग लेती थी, वो क्या करेंगी, अब और ज़्यादा लेंगे। ये क्यों कदम उठाया गया है कि साल की शुरुआत में जब नीलामी की जा रही थी महत्वपूर्ण खनिजों के लिए, तो वो 38 थी और 38 में से 28 ब्लॉकों की, खनिज ब्लॉकों की निविदाएं यानी कि बोली नहीं लगी थी। तो इसे देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया था कि भैया 38 निकाली और फिर 28 के लिए कोई बोलियां ही नहीं प्राप्त हो रही हैं, वो संभावित बोलियां प्राप्त नहीं हो रही है। तो सरकार यहाँ टेंशन ले रही है, भैया क्यों बोलियां नहीं निकल रही है, और जब बोलियां पूर्णतया नहीं भरेगी तो फिर कंपनियां कैसे उस चीज़ को निकालेंगी। तो क्षेत्रफल बढ़ा दिया है ये, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर है। तो अब ऐसी कंपनियां, जब सरकार इसके लिए बोलियां निकालेगी तो वो लाजिमी पॉजिटिव संकेतों के साथ हमें खनन वाली कंपनियों के अंदर देखना चाहिए। ये लंबी एक दृष्टि है, पर ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। जिसको समझ में आएगी वो अपने द्वारा चीज़ें करेगी। भैया देखो, एक चीज़ बताओ कि मेरा एक छोटा सा खेत है। अब उस खेत के अंदर मैं जो भी बोता हूँ तो उस खेत के अंदर है वो। अब उस खेत की जो सीमा थी उसे 5 गुना अगर मुझे बढ़कर मिल जाए, तो जहाँ मैं पहले 10 बोरी अनाज निकालता था, तो अब 5 गुना बढ़ने पर कितनी बोरी निकालूंगा, आप खुद समझ लो। तो ये वही चीज़ है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा तो एक तो जो व्यक्तिगत खनन करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीलामी में भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खनिज यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ बेनिफिट होने वाला है। एक तो खनिज जो यहाँ से निकलेंगे महत्वपूर्ण, वो दूसरा आयात में कमी आएगी, तीसरा सरकार को जो नीलामी में जो पैसा मिलेगा उससे वृद्धि होगी, चौथा देश में ही इस तरीके की जो चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं उसके रेट में भी उतार चढ़ाव होंगे। फिर यहाँ की कंपनी जो ये काम करेगी तो वो आपको समझना है ना। तो आपको पता ही है कि यहाँ से कई महत्वपूर्ण खनिजों की चीज़ें भी आ रही हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अशोक लीलैंड जो एक कंपनी है सर, इसकी नज़र आज ये शेयर जिस भी मुकाम पर है तो उस रेट के हिसाब से हमारी वीडियो कभी भी नहीं बनती। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी वीडियो बनती है कंपनी के क्वालिटी के अनुसार, और क्वालिटी इसकी तो हमने काफ़ी पहले देख ली थी। पर चीज़ें वही हैं कि हम कितनी दिन तक के टिक सकते हैं, रुक सकते हैं, और बावजूद इसके कि वो काम हमें पता है, तब रुकना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि काम आपको पता है शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, काम आपको पता है शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, पर इस काम के नज़रिए से मजबूत आपको कैसे होंगे। तो एक पिक्चर क्रिएट होती है कि भैया ये काम होगा तो ये इस दिनों तक भी हो सकता है, पर उससे पहले शेयर प्राइस के नीचे आना वो थोड़ा सा हमें असमंजस में डाल दे। इसी तरीके से अशोक लीलैंड कई बार उतार चढ़ाव करके दिल तोड़ के गया, और काफ़ी लोग कहते हैं सर ये शेयर नहीं बढ़ता। देखो सर, शेयर बढ़े या ना बढ़े, हमें तो काम समझने हैं, और काम कभी ना कभी रंग जरूर लाते हैं। मैंने आपको कहा था कि भारी वाणिज्यिक वाहन में वर्क करता है, ट्रक में काम करता है, बस में काम करता है, इलेक्ट्रिक बस के लिए अपनी स्विच मोबिलिटी कंपनी के साथ भी वर्क कर रहा है, लखनऊ में प्लांट के लिए भी वर्क कर रहा है। ये सारी रणनीतियां मैंने आपके लिए चीज़ों के अनुसार बताई है। बस सेगमेंट में भी अपनी मजबूती को बढ़ाता जा रहा है, और बस सेगमेंट के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आई कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम से इनको करीब 981 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर इनको महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की तरफ से मिल गया है, जहां पर 2104 वाइकिंग यात्री बसों के लिए इनको 981 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा ऑर्डर ये मिल गया है। ये क्या चीज़ दर्शा रहा है? देखो सर, जो ऑर्डर मिलता है, अब ये तो है नहीं कि इनकी बस जो इनके प्लांट में बनी पड़ी है या जो भी इनको ऑर्डर मिला है वो सब कुछ हुआ पड़ा है, उठाया और दे दिया। ये नमकीन तो होती नहीं कि भैया नमकीन बन गई और जो पैकिंग कर दे दिया। ऐसी बड़ी कंपनियों में जब इस तरीके की चीज़ें न्यूज़ निकल कर आती है, सालों की एक चीज़ होती है। यहाँ से कंपनी की एक मजबूत चीज़ देखी जाती है कि वो बस के लिए ये वर्क हो रहा है, और बस के सेगमेंट में ये उसके आधार को और बढ़ा देगा। तो मजबूत मिली है चीज़ें, है ना। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आज और कल के लिए नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि अशोक लीलैंड यहाँ से मजबूत होगा। और यहाँ की चीज़ों के साथ आपको समझना है कि जो महाराष्ट्र राज्य सड़क
परिवहन निगम है, ये एक देश का बड़ा इस तरीके बसों में वर्क करता है, जो 15,000 करीब इसकी बसें चलती हैं, है ना, इसके अंदर आती है। तो उस जगह से इसको ऑर्डर मिला है, तो आगे भी इस तरह से ऑर्डर इसको आगे मिलने की भी उम्मीद बढ़ जाती है जहाँ पर ये बस में वर्क कर। जिमी मेरे हिसाब से अशोक लीलैंड हमारा दूर तक का शेर है। देखो सर, काफ़ी लोग क्या हैं जो भी हमें समझा रहे हैं, अच्छे लोग भी समझा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि भैया रोज़ ही कहते हैं खरीदो खरीदो खरीदो। तो मेरा मानना है कि रोज़ खरीदने की स्थितियों से थोड़ा बैठना भी पड़ता है। जब हम रोज़ खरीदने की चक्कर में किसी भी शेयर को लग जाते हैं या किसी भी चल रही मार्केट पर खरीदना है, तो हम ट्रैप तो कभी ना होंगे, नहीं होंगे, ये बताओ आप मुझे। तो क्या होता है, मौके देखे जाते हैं। जो मौके की तलाश बाजार में करेगा वो असल में जीतेगा। मौके की तलाश 4 तारीख को भी हुई थी। क्या वहां पर जो शेयर थे आज वो यहां पर हैं? नहीं है। पर एक दिन पहले बड़ी जो तेजी थी उसको जिसने भापा तो वो क्या था, मौका। तो जो ज़्यादा मौका अपने अनुसार बनाएगा वो मार्केट में दूर तक के जाएगा। पैसा ज़्यादा कमाना कम कमाना मायने नहीं, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, पैसे को बढ़ाना जो है वो मायने है। क्योंकि शेयर आज 15 भागा तो जरूरी है वो 15 भाग के कल 15 गिरेगा ही नहीं। सब कुछ उल्टा सीधा हो सकता है मार्केट में। इन सारी चीज़ों में अपने को बाहर निकालना, उभारना इम्पोर्टेंट पार्ट वो है लाइफ का और शेयर मार्केट का, जो आपको मजबूत करता है। जब हमारी स्थितियां मार्केट की तेज़ी और अपने पोर्टफोलियो की ग्रीन चीज़ को देखकर अपनी माइंड की स्थिति अच्छी होती है ना, सब कुछ अच्छा लगेगा। आज तो पोर्टफोलियो ये हो गया, वो प्रॉफिट बुक कर, सब कुछ अच्छा लगेगा। जिस दिन बाजार में गिरावट होगी और रेड होगा तो आप देख लेना, आप बात किसी से करेंगे पर आपके माइंड में आपका पोर्टफोलियो रहेगा। ये दोबारा से इसलिए समझाया है क्योंकि विजय केडिया वाली साहब जो उन्होंने कहा है, मैंने आपको कहा ना 50 किलोमीटर की एक सड़क है, गड्ढा आपको पता है बीच में कहीं पर भी है, पर आपको ये नहीं पता है कि वो कितने किलोमीटर बाद है और हम चल रहे हैं और हम सोच रहे नहीं अब तो आएगा नहीं, पर वो 50 किलोमीटर के अंदर में आएगा ही आएगा। तो जो ये बड़े बड़े एनालाइज करने वाले विजय केडिया साहब हैं, भैया इनका भी तो कुछ हुनर है इनके पास। जिनके पास दूध के डब्बे के 14 रुपये पैसे नहीं थे बच्चे के और आज ऐसी चीज़ों में है, नाम है उनका, तो कुछ तो हुनर होगा। तो उन चीज़ों को आपको समझना है ना, तो सारी रणनीति को आपको समझना है कि भाई एड़ा के अंदर ये चीज़ें वो चीज़ें सब समझना है। अब चीज़ें आपको समझना है। देखो सर, मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जहाँ पर उसे देखकर हम सोचें कि हम तो राजा बन गए, मज़ा आ गया। कोई भी ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शेर की हर एक चीज़, उसकी हर एक बारीकियां समझना जो है माइंड से होता है। उतावलेपन से आप कुछ भी नहीं सीख सकते। कल को ही अगर जीटीएल इंफ्रा फिर से अपर सर्किट लगाना शुरू कर दे तो जो लोग आज चुप बैठे हैं, जो निगेटिव कमेंट करते हैं, वो 2 दिन अपर सर्किट लगाने में कह देंगे अब ये 10 रुपये में जाएगा। ये एनालाइज होती है? बिल्कुल भी नहीं होती एनालाइज। तो समझो रणनीतियों को। इसलिए ये शेयर मार्केट जो है इसे हमें बड़े अलग ढंग से लेना पड़ेगा। और यस बैंक अगर 1-2 रुपये भागे और 1-2 रुपये गिरे तो उसकी चीज़ों को भी समझना होगा। Q1 आने वाला है और Q1 से आपको पता ही है कि इसके जो नंबर चीज़ें आई थी उसके अंदर ये पॉजिटिव संकेतों के साथ है। बीच में आपको पता है जापान हो, अब कहीं हो, कहीं से न्यूज़ जो निकल कर आई वो भी इसके साथ लगती जा रही है। आपको इसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सेल्स प्रॉफिट में ग्रोथ और प्रशांत कुमार जी का नेतृत्व पर ध्यान, उस पर ध्यान रखना है। और Q1 कैसा आएगा, वो बैलेंस शीट में कैसा नज़र आएगा, उस पर ध्यान रखना है। ये जो 1-2 रुपये की गिरावट, 1-2 रुपये उछलना, ये अगर सोचकर आपने शेयर मार्केट में कदम रखा तो यस बैंक क्या, कल आपको ONGC भी धोखा देकर जाएगा। तो इतना ही यस बैंक में कहना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आज कमेंट कर दी सर खरीद ले। मैं बिल्कुल नहीं कहता किसी को यस बैंक खरीदना या ONGC खरीद, कोई सा नहीं। आज मैंने खनन के ऊपर जो आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई है, क्षेत्रफल इनका 10 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ाना जा रही है।
ये एक महत्वपूर्ण खनिजों के लिए बढ़ावा मिलेगा। और जब ये ब्लॉकों से निकाले जाएंगे तो जो कंपनियां भी भाग लेंगी, अब आप उसकी रिसर्च करो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इरड़ा के ऊपर तेजी में ब्रेक लगता हुआ दिखा जब एक फिलिप कैपिटल ने हमारे सामने अपनी रिपोर्ट उसकी आय वृद्धि और ऋण वृद्धि के तालमेल ना खाने के ऊपर जो चीज़ें बताई और 130 रुपये में शेयर यानी कि 56% तक गिरने वाली चीज़ें बताई, तो ये भी एक अच्छी चैनल पर आई है, इसको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। विजय केडिया साहब की रणनीतियाँ अगर 4 दिन के अंदर ही सफल हो जाती तो आज सब के सब विजय केडिया ही बन जाते हैं। उनकी रणनीतियाँ क्या उन्होंने सोची है, कब होगी, तो ये तो उनको पता है, पर हमें पता लग गया कि भैया ये कभी ना कभी तो होना है, क्योंकि ये ज़बरदस्त इंटरव्यू था। जो इसको समझेगा वो आगे की तरफ जाएगा, है ना। अशोक लीलैंड को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से उसका बस का जो सेगमेंट है उसके आधार बढ़ने की चीज़ें हैं जो लाजमी इसको वर्षों के लिए हमें पॉजिटिव करके जा रहा है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको आपके हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके। मेरी वीडियो का माध्यम अलग है, यहाँ पर समझने की दृष्टि है, किसी को बाय और सेल की चीज़ें कभी भी देखने को आपको नहीं मिलेगी और आपका प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, सब कुछ आपका, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, मैं सिर्फ समझाऊंगा और समझाता ही रहूंगा। तो सर चींटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।